क्रिकेट वर्ल्ड कप केवल स्किल और स्पोर्ट्समैनशिप का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कई ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनसे बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज का जन्म होता है। कंट्रोवर्शियल एम्पायरिंग से लेकर मैच फिक्सिंग तक इन 13 वर्ल्ड कप एडिशंस में ये सब हो चुका है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी टॉप 6 कंट्रोवर्सीज के बारे में बताऊंगा, और इनमें से कुछ के बारे में पक्के क्रिकेट फैंस भी नहीं जानते होंगे। नंबर 1, 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। बस इसलिए कि आप हार रहे हैं, बोतलें, ईंट, पत्थर फेंक कर खेल ही ना होने दो, तो ये तो खराब खेलने से भी ज्यादा शर्मनाक है। ये शब्द थे सीनियर रिपोर्टर प्रभाष जोशी के, जो उस समय 1996 वर्ल्ड कप मैचेस को कवर कर रहे थे। लेकिन ऐसी भी कौन सी आफत आन पड़ी होगी कि उन्हें इंडियन टीम के लिए ऐसा कहना पड़ा। 13 मार्च 1996 का वो दिन क्रिकेट इतिहास में इंडिया के लिए सबसे शर्मनाक दिन था। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स का मुकाबला खेला जा रहा था। एक तरफ थी इंडियन टीम और दूसरी तरफ थी श्रीलंका, जिसने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम्स को भी हरा दिया था। मैच देखने के लिए और हमारे प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए लगभग 1 लाख लोग स्टेडियम में इकट्ठे हुए। मैच शुरू हुआ। इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी, और उनका ये डिसीजन अपने आप में ही बहुत कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि पूरी टीम ने मैच के पहले ये डिसाइड किया था कि वो टॉस जीतकर बैटिंग करना चाहेंगे। पहली इनिंग खेलकर श्रीलंका ने इंडियन टीम को 252 रन्स का टारगेट दिया। इंडियन टीम जब खेलने आई तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेल रहे थे। उस समय इंडिया की 23 ओवर्स में 98 रन्स थे और केवल एक ही विकेट गिरी थी। ऑडियंस को यह लग रहा था कि इंडिया फाइनल्स में जाने के लिए तैयार है और स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के चलते इंडिया कंफर्टेबली ये मैच जीत जाएगा। ऑडियंस भी इस वक्त में बहुत चार्ज अप हो गई थी और इंडिया के नारे लगा रही थी। लेकिन तभी सनत जयसूर्या की डाउन द लेग बॉल पर सचिन तेंदुलकर स्टंप आउट हो गए। एक पल में मैच का पासा पलट गया। पूरे इंडिया के साथ साथ उस मैच की ऑडियंस की भी सांसें मानो अटक गई थी। ऑडियंस की आधी उम्मीदें वहीं टूट गई। सचिन तेंदुलकर के बाद बैटिंग करने आए इंडियन टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन। सिर्फ 6 बॉल खेलकर अजहरुद्दीन आसान कैच देकर आउट हो गए। इसके बाद 2 रन और बने और संजय मांजरेकर आउट हुए। श्रीनाथ भी 9 रन बनाकर आउट हुए और इसके 5 रन बाद अजय जडेजा भी आउट हो गए, और उसके 5 रन बाद नयन मुंगिया और उसकी अगली ही बॉल पर आशीष कपूर भी कैच आउट हुए। एक के बाद एक विकेट्स का सिलसिला चलता रहा, और साथ ही इंडियन फैंस की टेंशन्स भी बढ़ती रही, और जो ऑडियंस अब तक इंडियन टीम को पॉजिटिवली चीयर कर रही थी, वही ऑडियंस अब एक मॉब की तरह पेश आने लगी। 98 पर 1 विकेट वाली इंडियन टीम 75 बॉल्स के बाद 120 रन्स पर 8 विकेट्स बन गई थी। सही मायनों में इंडियन टीम की परफॉर्मेंस इस मैच में चोक कर गई थी, और इससे पूरा देश निराश था। और फिर मानो शुरू हुआ स्टेडियम में तांडव। इंडियन टीम को हारता हुआ देख लोगों ने पेशेंस खोकर स्टैंड में मौजूद सीट जला दी, प्लेयर्स पर बॉटल्स फेंकने लगे, पत्थर मारने लगे, जिसके चलते मैच बीच में ही रोकना पड़ा। मैच रेफरी को लग रहा था कि थोड़ी देर बाद भीड़ का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वेस्ट बंगाल के स्टेडियम में जमा हुए 1 लाख लोग गुस्से से लाल हो गए थे, और सिचुएशन अब क्रिकेट स्टाफ और प्लेयर्स के लिए बहुत डेंजरस हो गई थी। और इसी बीच कुछ कांच की बॉटल्स श्रीलंकन प्लेयर्स की तरफ फेंकी जाने लगी, जिसकी वजह से रेफरी ने श्रीलंकन टीम को मैच का विनर घोषित कर दिया। कुछ समय पहले अपनी टीम को जिताने वाले इंडियन प्लेयर्स अब लोगों के गुस्से और गालियों को सुन रहे थे। मैच के बाद अनिल कुंबले और विनोद कांबली, जो क्रीज पर नॉट आउट थे, वो रोते हुए पवेलियन लौट गए, और सभी प्लेयर्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ होटल्स तक पहुंचा दिया गया। इस वाक्य के 15 साल बाद एक टीवी इंटरव्यू में विनोद कांबली ने यह आरोप लगाया था कि कैप्टन अजहरुद्दीन उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी और विनोद कांबली को बलि का बकरा बना दिया था। विनोद कांबली के अनुसार इंडियन टीम टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली थी। यहां तक कि बैटिंग के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पैड पहनकर भी रेडी हुए थे ताकि वो ओपनिंग कर सकें, लेकिन अजहरुद्दीन ने पहले फील्डिंग चुनी। इसके बारे में सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा था। वो भी अजहरुद्दीन के इस फैसले से बहुत हैरान थे। खैर, इन द ईयर 2000 अजहरुद्दीन को एक दूसरे मैच फिक्सिंग मामले में दोषी पाया गया और उन्हें हमेशा के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। ये मैच इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का एक सबसे डार्केस्ट डे था। मूविंग ऑन, नंबर 2, साल 2003 का वर्ल्ड कप खिलाड़ियों के खेल से ज्यादा उसमें हुए कई विवादों के चलते याद रखा जाएगा। 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, केन्या और जिम्बाब्वे, ये 3 देश होस्ट कर रहे थे। इस वर्ल्ड कप में कंट्रोवर्सीज की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शेन वॉन से। वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब शेन वॉन साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां उनका डोपिंग टेस्ट हुआ, जिसमें शेन वॉन फेल हो गए और आईसीसी ने उन्हें 1 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से बैन कर दिया। ये शेन वॉन और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक शर्मनाक इवेंट था। इसके बाद जब मैचेस स्टार्ट हुए तो न्यूजीलैंड ने केन्या के अगेंस्ट और इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैचेस खेलने से ही मना कर दिया। खेलने से बॉयकॉट करने के पीछे इंग्लैंड टीम का पॉलिटिकल रीजन था। उस वक्त जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत खराब थे और इसी कारण से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करा कि इंग्लैंड टीम ये मैच नहीं खेलेगी।
लेकिन आईसीसी ने इंग्लैंड के इस बॉयकॉट को नजरअंदाज करते हुए जिम्बाब्वे टीम को विनर घोषित किया। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड ने भी केन्या के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड टीम को एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ने ना खेलने के लिए धमकियां दी थी, जिसके चलते न्यूजीलैंड केन्या के खिलाफ नहीं खेल पाया और अंत में केन्या को विनर घोषित किया गया। कुछ इस तरह पहली बार केन्या और जिम्बाब्वे की टीम्स बिना मैच खेले मैच विनर्स बन गई थी। 2003 का वर्ल्ड कप इंडियन टीम के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि पहली बार इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल्स में पहुंची थी। लेकिन सौरव गांगुली ने पहले फील्डिंग चुनी और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने पहले बैटिंग चुनकर इंडियन टीम को बहुत बुरी तरह पीटा। इसके बाद जब इंडियन टीम मैच हार गई तो रिकी पॉन्टिंग के बैट को लेकर रूमर्स सामने आने लगी। सोर्सेज का कहना था कि रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, जिससे न्यूज और मीडिया में बहुत सारी स्टोरीज चलाई जाने लगी। लेकिन अंत में सिर्फ एक रूमर ही साबित हुआ और इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं थी। नंबर 3, पाकिस्तान क्रिकेट कोच बॉब वुलमर्स डेथ। ये बात है साल 2007 की, जब बॉब वुलमर को पाकिस्तानी क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। बॉब वुलमर ने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की मदद से पाकिस्तानी टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में मदद करी। लेकिन साल 2007 के जनवरी महीने में जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका टूर पर गई तो यहाँ पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उन्हें बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम साल 2007 में वेस्ट इंडीज द्वारा होस्ट किए गए वर्ल्ड कप में भी आयरलैंड जैसी कमजोर टीम्स के सामने नहीं टिक पाई और उन्हें बुरी तरह हार मिली। इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप का सपना भी टूट गया। आयरलैंड से हार के बाद पाकिस्तानी टीम अपने होटल पहुंची। इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से बात तक नहीं करी। किसी तरह रात कट गई और दिन निकल आया और उसके साथ ही एक भयानक मंजर सामने आया। होटल के रूम नंबर 374 में पाकिस्तानी कोच बॉब वुलमर की लाश पड़ी थी। खबर के बाहर आते ही पुलिस और मीडिया का टंटा लग गया। पाकिस्तानी टीम को वापस जाने से रोक दिया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्हें सुनकर लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में होटल के सीसीटीवीज की जांच करी तो उसमें 2 लोग बॉब वुलमर के रूम के बाहर से जाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए उस फुटेज को रिफाइन किया गया और कैमरा की क्वालिटी बढ़ाई गई, जिससे ये पता चला कि बॉब वुलमर के रूम के सामने से गुजरने वाले वो 2 लोग और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तानी टीम के कैप्टन इंजमामुल हक और बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद थे। न्यूज में खबर आते ही तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी सामने आने लगी। लोग हर तरह की बातें करने लगे और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन दोनों से गहरी पूछताछ की गई, जिसमें ये सामने आया कि ये दोनों रात में बॉब वुलमर के कमरे में 2 शैंपेन की बॉटल्स लेकर गए थे। फिर कुछ दिनों बाद बॉब वुलमर की डेथ को हार्ट अटैक करार दिया गया। लेकिन बॉब वुलमर की वाइफ का उसके बाद भी ये कहना था कि उन दिनों बॉब वुलमर मैच फिक्सिंग पर एक किताब लिख रहे थे, जिसमें वो क्रिकेट हिस्ट्री के कई बड़े फेसेस का नाम लेने वाले थे, जिसमें पाकिस्तानी टीम के भी कई प्लेयर शामिल थे। लेकिन उनकी ये किताब कभी पूरी नहीं हो पाई और इस किताब के बाहर आने के बाद क्रिकेट वर्ल्ड के एक्सपोज हो जाने के डर से किसी ने उनको मरवा दिया। खैर, इन्वेस्टिगेशन में तो उनकी कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक ही बताई गई। कुछ भी हो, लेकिन आज तक बॉब वुलमर की डेथ का असली और सैटिस्फैक्टरी रीजन नहीं पता चल पाया है और यह वर्ल्ड कप 2007 की बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बनकर रह चुकी है। नंबर 4, फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप 2019, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। 14 जुलाई 2019 न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्ल्ड कप फाइनल मैच के लिए तैयार थी। दसियों हजारों लोगों से भरा हुआ मैदान जोर जोर से शोर कर रहा था। सब लोग अपनी अपनी टीम्स के लिए चीयर कर रहे थे। न्यूजीलैंड टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसके चलते न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के लिए 242 रन का टारगेट बनाया। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचना जितना आसान लग रहा था उतना आसान भी नहीं था। शुरुआत में तो न्यूजीलैंड ने अच्छी बॉलिंग के चलते मैच पूरी तरह अपनी तरफ कर लिया, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड के बैट्समैन ने मैच को बीच में लाकर खड़ा कर दिया। मैच खत्म होते होते आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 15 रन की जरूरत थी। बैटिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स और बॉलिंग कर रहे थे ट्रेंट बोल्ट। आखिरी ओवर की पहली 2 बॉल्स डॉट बॉल चली गई। तीसरी बॉल पर स्टोक्स ने एक करारा छक्का जड़ दिया। अब बचे थे 3 बॉल और रन्स थे 9। ट्रेंट बोल्ट ने ओवर की 4th बॉल फेंकी। स्टोक्स ने चौका लगाने का सोचा, लेकिन बाउंड्री पर खड़े फील्डर मार्टिन गुप्टिल ने बाउंड्री से जोरदार थ्रो फेंका। लेकिन तब तक स्टोक्स दूसरा रन बनाते हुए स्ट्राइक तक पहुंच ही रहे थे। लेकिन गुप्टिल का फेंका हुआ थ्रो देखकर उन्होंने डाइव मार के स्ट्राइक तक पहुंचने की सोची। इसी बीच थ्रो में फेंकी हुई बॉल गलती से या कहीं लक से स्टोक्स के बल्ले से टकराई और बाउंड्री की तरफ चली गई। इस सब में एम्पायर ने 6 रन दिए। 2 रन स्टोक्स ने भागकर निकाले थे और एक्स्ट्रा 4 रन थ्रो से बाउंड्री गई उसके। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। लोग नियम कानून पर सवाल उठाने लगे। जैसे तैसे ये मैच टाई हो गया। आखिरी ओवर तक इंग्लैंड 240 रन ही बना पाई, इसलिए सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में न्यूजीलैंड ने 15 रन बनाए और इंग्लैंड को जीतने के लिए 6 बॉल्स में 16 रन बनाने थे। लेकिन यहां भी मैच टाई हो गया।
इंग्लैंड 15 रन ही बना पाई। इसके बाद शुरू हुई एक और कंट्रोवर्सी। जब सुपर ओवर भी टाई हुआ तो एम्पायर और रेफरी ने मैच के दौरान लगाई गई बाउंड्रीज काउंट करी। मैच में न्यूजीलैंड ने 2 छक्के और 14 चौके लगाए थे, वहीं इंग्लैंड ने 2 छक्के और 22 चौके लगाए थे, यानी इंग्लैंड की ज्यादा बाउंड्रीज थी। इस वजह से एम्पायर ने इंग्लैंड को विनर घोषित कर दिया और इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप जीत गया। लेकिन इस विन के बाद लोगों ने आईसीसी के नियमों पर सवाल खड़े करने शुरू ही कर दिए। न्यूजीलैंड के फैंस भी काफी शॉक्ड थे और इसी बीच जिस ओवरथ्रो नियम के तहत इंग्लैंड को 6 रन दिए गए थे उस पर भी सवाल उठे। खैर जीती तो इंग्लैंड ही, वो भी 0 रन से। नंबर 5, एलेक्स हेल्स 2022 T20 वर्ल्ड कप कॉल अप। T20 मैच के एक ओवर में 3 नो बॉल्स की मदद से 55 रन बनाने वाले एलेक्स हेल्स इंग्लैंड के जबरदस्त बल्लेबाज हैं। लेकिन जितना इनकी बल्लेबाजी के बारे में कहा जाता है उतना ही इनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में भी बात की जाती है। एलेक्स हेल्स पर इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी आजम रफीक ने यह आरोप लगाया था कि एलेक्स ड्रेसिंग रूम में उन्हें केविन नाम से बुलाते थे, जो उनके एक कुत्ते का नाम था। साथ ही वो इंग्लिश क्रिकेट के रेसिज्म स्कैंडल में भी शामिल थे। एलेक्स हेल्स साल 2019 में एक ड्रग स्कैंडल में भी फंस गए थे। अप्रैल 2019 में हेल्स का रिक्रिएशनल ड्रग टेस्ट किया गया, जिसमें हेल्स पॉजिटिव आए थे, यानी उनके अंदर ड्रग्स पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन साल 2022 में 3 सालों की बैन के बाद एलेक्स हेल्स को जॉनी बेस्टो की रिप्लेसमेंट के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में जगह दी गई। इसी को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि एलेक्स हेल्स का क्रिकेटिंग करियर काफी अच्छा रहा है, जिसके चलते ही उन्हें फिर से T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका भी मिल पाया है। खैर इसमें दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या एलेक्स हेल्स की परफॉर्मेंस की वजह से उनका जो रेसिस्ट बिहेवियर था उसको पार्डन कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 6, अंबाती रायडू एक्सक्लूडेड फ्रॉम 2019 वर्ल्ड कप। 2004 में इंडिया की अंडर 19 टीम के कैप्टन रहने वाले अंबाती रायडू, उनको करीब 10 साल बाद 2013 में इंडियन क्रिकेट टीम में जगह मिली। इसी से आप अंबाती रायडू के स्ट्रगल का अंदाजा लगा सकते हैं। इंडियन टीम में शामिल होने के बाद साल 2015 के वर्ल्ड कप में उन्हें सेलेक्ट किया गया, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक भी मैच में प्लेइंग 11 में नहीं सेलेक्ट किया गया। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन हुई तो विराट कोहली के थ्रू ये पता चला कि अंबाती रायडू वर्ल्ड कप में नंबर 4 पर खेलने वाले हैं। लेकिन इसके 6 महीने बाद ही जब टीम का सिलेक्शन होना था तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस बार अंबाती रायडू को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। यहां तक कि इस बात से आईसीसी भी शॉक्ड हुआ था। इसी दौरान आईसीसी का ट्वीट काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने टॉप 5 प्लेयर्स का वनडे बैटिंग एवरेज बताया था। इस लिस्ट में अंबाती रायडू 4th पोजीशन पर थे। वर्ल्ड कप के लिए टीम में सिलेक्शन ना होने की वजह से फैंस नाराज हो गए और ऐसा कहा जा रहा था कि अंबाती रायडू क्रिकेट पॉलिटिक्स के चलते वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। लेकिन इस पर चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद ने कहा था कि अंबाती रायडू की जगह विजय शंकर को उनकी 3 डायमेंशनल एबिलिटी की वजह से टीम में शामिल किया गया है। इसी दौरान अंबाती रायडू को आइसलैंड क्रिकेट टीम से भी खेलने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपनी नेशनलिस्ट वैल्यूज की वजह से इंडियन टीम के खिलाफ खेलने वाली टीम की तरफ से खेलने से इनकार कर दिया और 2 जुलाई 2019 को अंबाती रायडू ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर से रिटायरमेंट ले ली। पर दोस्तों जब हम अंबाती रायडू के क्रिकेटिंग जर्नी को और करीब से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अपने पूरे करियर में ही क्रिकेट पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। दरअसल ये अंडर 19 की टीम के वक्त से ही बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट के रूप में उभर रहे थे और अंडर 19 टीम को अपनी कैप्टनशिप से लीड करने के बाद सभी लोग इनके सीनियर टीम में डेब्यू की तरफ नजर गड़ाए हुए थे। पर इस डेब्यू के आने से पहले ही इनके करियर में कुछ बड़े इवेंट्स हो गए। इस सब की शुरुआत हुई जब इनके प्लेयर्स एंड स्टेट एसोसिएशन से विवाद हुआ और फिर उन्होंने BCCI के राइवल्स के द्वारा शुरू की गई इंडियन क्रिकेट लीग यानी ICL में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। इस वजह से BCCI ने इन्हें नेशनल टीम के सिलेक्शन के वक्त इग्नोर करना शुरू कर दिया और अगले कुछ सालों तक अंबाती रायडू इसी वजह से टीम में नहीं आ सके। फिर 2009 में फाइनली BCCI ने इन्हें एक मौका देने का फैसला करा और रायडू यहीं से अपने डोमेस्टिक करियर में लौट गए और यहीं से उन्होंने अपने ICL कॉन्ट्रैक्ट को भी टर्मिनेट कर दिया था। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट और IPL में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के बाद फाइनली 2013 में इनका डेब्यू हुआ और कुछ इसी तरीके से अंबाती रायडू का कंट्रोवर्शियल क्रिकेट करियर शुरू हुआ था। तो दोस्तों यही थी हमारे हिसाब से वो टॉप 6 कंट्रोवर्सीज जो क्रिकेट वर्ल्ड कप को घेरे हुए हैं। आपका इन कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से 2023 के वर्ल्ड कप में क्या कोई अभी तक कंट्रोवर्सी देखने को मिली है या फिर मिलेगी, हमें उसके बारे में भी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।